प्राइम मिनिस्टर मोदी डरा हुआ है कांग्रेस से और कांग्रेस के मैनिफेस्टो से? Can we take a look at this? Can we take a look at what Rahul Gandhi had to say? Can we hear that speech, please? राहुल गांधी जी का जो भाषण था आज का, जो आप लोगों ने अभी डाउनलोड किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की यूट्यूब वेबसाइट से, जरा वो जरा दिखाएं प्लीज। राहुल गांधी जी ने कुछ बोला है, क्या है कि भाई नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, ना जाने और कुछ क्या क्या बोला है। कैन वी हैव दैट ऑन प्लीज प्लीज। एक कहानी से करना चाहता हूं, जिसने ये जो ओबीसी, दलित, आदिवासी की पॉलिटिक्स है, उस डायरेक्शन में उसको समझने, में मेरी थोड़ी मदद की। एक दिन 10-15 साल पहले मैंने एक अखबार में छोटी सी न्यूज देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में जाकर अपने कपड़े फैशन शो कर रही थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है, फ्रांस के डिजाइनर अपने आप को दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं, और अगर लाउड स्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस। मैंने अगर इनके हाथ में लाउड स्पीकर दे रखा है, मतलब फुल पावर वाला लाउड स्पीकर, तो बाकी सब बोले ना बोले वो तो नॉन सीरियस ही होगा। वो सीरियस तो वही है जिनके हाथ में लाउड स्पीकर है। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, और मीडिया को किसका पैसा जाता है? जीएसटी का पैसा जाता है, सरकारें पैसा देती हैं। हर स्टेट की सरकार, दिल्ली की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है, हिंदुस्तान की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है। किसका पैसा है ये जीएसटी से आता है, ये 90% का पैसा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया अगर 90% का पैसा है तो 1-2 लाउड स्पीकर तो पकड़ा दो। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मीडिया में कोई नहीं। Right, Mr. Rahul Gandhi, obviously talking about the media, how the entire media is controlled by Mr. Modi. Yes. कि जिसके पास लाउड स्पीकर है उसी की आवाज़ सुनाई देगी और किसी की आवाज़ सुनाई देगी नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आसिफ फारूकी साहब, कांग्रेस के। आसिफ फारूकी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मज़ा आता है सर आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आपसे बात करने के बाद मुझको भी बड़ा इंकरेजमेंट मिलता है सर। क्या बात है साहब, वंडरफुल वंडरफुल। तो सर ये राहुल गांधी जी को हम अभी सुन रहे थे, बोल रहे थे, आज की स्पीच है उनकी, वो बोल रहे थे कि भाई जिसके हाथ में लाउड स्पीकर है उसी की आवाज़ सुनाई देगी। जैसे जो मीडिया है वो कैप्चर है सर, वो बीजेपी का लाउड स्पीकर है, लेकिन ये पैसा जो जाता है सरकारों से जाता है इनको। तो अब सरकारों से अगर पैसा जाता है, 1-2 लाउड स्पीकर हमें भी दे दो, मतलब बाकी सबको भी तो दे दो, हमें मतलब ऑपोजिशन को भी दे दो। ऐसा कुछ होगा क्या लग रहा है आपको आसिफ फारूकी साहब? सर आगे जिस तरीके की न्यूज आ रही है जी, और जो पब्लिक की फीलिंग है, मुझको ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट पब्लिक के अंदर बहुत ही हेट्रेट आ रही है, और उनकी ये जो जुमलेबाजी और वादा खिलाफी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मुझको लगता है उसका नुकसान जो है बीजेपी को तो सहना पड़ेगा। और पब्लिक इन बातों पे आने वाली नहीं है कि वो कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, और उसका रिजल्ट जो है वो पब्लिक अपने वोट से दिखाएगी। ये मुझको आज पिछले 2-4 दिन से ये फीलिंग आ रही है सर। जी आसिफ फारूकी साहब, डू यू थिंक दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 दिन पहले मनमोहन सिंह के एक स्पीच का कोट करते हुए कहा कि
he talked about giving the nation's resources the first, जो उनका हक होगा वो मुस्लिम्स का होगा. तो एंड देन देयर वाज अ बैकलैश कि ये ऐसा नहीं वैसा नहीं. तो हाउ डू यू सी दैट? फर्स्ट इन प्लेस नहीं सर, वो स्पीच अगर मैंने पूरी देखी है, आप उसको अगर स्पीच को पूरी देखें तो उन्होंने पहले जुमले में मुस्लिम कहा है, दूसरे जुमले में दलित के बारे में कहा है और दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बारे में कहा है जो पिछड़े तबके के लोग हैं. लेकिन प्राइम मिनिस्टर जी ने वो सिर्फ एक जुमला जो मुस्लिम के लिए कहा था मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त, तो उसको लेके और पूरी बात का बतंगड़ बनाया है. और जो इन सब चीज़ों के बारे में पब्लिक बहुत जान चुकी है और ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई है. तो मेरे ख्याल से आप भी देखेंगे कि वो पूरी स्पीच अगर जुमला पूरा सुने उनका, तो अगले जुमले में वो पिछड़े तबके वालों के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरी माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. चूँकि मुस्लिम के माइनॉरिटी ऐसी माइनॉरिटी है जो बहुत ही ज़्यादा बिछड़ी हुई है और उसके ऊपर गुर्बत में है, तो इसलिए मनमोहन सिंह जी ने पहले वो नाम लिया था. लेकिन फारूकी साहब, ये स्पीच तो 2013 की है ना? हाँ, तो अभी तो कितने 11 साल हो गए. तो सर ये लोग यही सब काम करते हैं ना, गंदी चीज़ों नहीं को. तो 11 साल पहले की स्पीच है. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह तो अभी प्रधानमंत्री है नहीं, तो अभी ये बात करने का क्या मतलब हुआ मुझे समझ नहीं. तो वो बात करने का सर क्या है कि मेरे पास अभी आज किसी ने एक फ़ोटो भेजा जिसमें मनमोहन सिंह जी की तस्वीर है और उस पर लिखा हुआ है कि मैं तो, मेरे ऊपर तो वो पाबंदी थी और मैं चुप था, लेकिन आप चुप नहीं रहिए और आप बीजेपी को वोट दीजिए. तो क्या है, मनमोहन सिंह जी की पर्सनालिटी को ये लोग डैमेज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से. जी. वो इतने अच्छे शख्स रहे हैं, इतने अच्छी प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने की है कि उनको दाग नहीं लगा सक रहे हैं. तो अब उनकी इस अच्छी क्वालिटी को कि मैं खामोश था, मैं अच्छे से काम कर रहा था, उसको ये बताना चाहते हैं कि मैं मजबूर था, मेरे साथ मजबूरियां थी, लेकिन आप मजबूर नहीं हैं और आप बीजेपी को वोट दीजिए. सर, जैसे आमिर खान का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो आया ये कहते हुए कि कांग्रेस को वोट दीजिए. करे तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि जब आपसे बात होती है आपकी शक्ल दिखती है तो मुझे याद आता है सर, सच्चर कमेटी रिपोर्ट आई, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट आई. रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको तो संसद के पटल पर भी रखा गया और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ. मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का भी ये तो है ना सर कि 3 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप फॉरवर्ड, 4 स्टेप्स बैक. ऐसा क्यों करते हैं सर? अगर मान लीजिए व्हाटएवर इट इज, इफ यू आर कमिटेड यू आर कमिटेड. सीधी बात है, हर एक का अपना अपना फलसफा होता है. भाई हमारा फलसफा है कि ऑल माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स are very backward, as is shown by both these reports, Sachar Committee report and the Ranganath Mishra Commission report. In fact, the Ranganath Mishra Commission report is damning in so far as the development of Muslims is concerned. उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि दलित वर्ग की जो इस वक्त दुर्दशा है भारत में, उससे ज्यादा दुर्दशा मुसलमानों की है कई इलाकों में. तो मेरा ये कहना है सर, तो कांग्रेस को भी तो फिर बहादुरी दिखानी पड़ेगी ना, जैसे गांधी जी ने दिखाई ना. नोआखाली में जाकर के उन्होंने कहा भाई आई फास्ट टू डेथ अगर ये दंगा बंद नहीं हुआ पाकिस्तान के मसले पे कि पाकिस्तान को 44 करोड़ या 45 करोड़ जो देना था उसके ऊपर गांधी जी ने फास्ट किया कि आप जो उनका हिस्सा है आप दीजिए. मेरा ये कहना है कि वो स्पिरिट कांग्रेस की कहाँ है? सर आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. आप अगर 2004 से लेके 2014 तक जो हमारी हुकूमत थी वो कोएलिशन गवर्नमेंट थी और फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कोएलिशन हुआ था और जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है मनमोहन सिंह जी थे वो आगे. तो उसमें बड़ी मजबूरियां थी सर, एक प्रैक्टिकली कोएलिशन गवर्नमेंट चलाने के लिए, और उसमें मोदी जैसा एक फैक्टर उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था. और कांग्रेस ये चाहती थी कि सबका साथ में लेके सबके विचारों को समझा के आगे बढ़ते जाए, किसी भी किस्म की कोई उसके अंदर डिफरेंसेस ना आए, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2 टर्म चलाया. और आप देखें कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ख़राब थी, लेकिन हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने
इकोनॉमी के ऊपर कोई आंच नहीं आने दी और सर हिंदुस्तान को सुरक्षित रखा। सुरक्षित क्या बात कर रहे हैं सर? सर ग्रीस कलैप्स्ड, स्पेन कलैप्स्ड, वॉल स्ट्रीट के ऊपर वो लोग सिट इन मूवमेंट हो गई हर जगह पे। ऑल इकोनॉमीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कलैप्स्ड एक्सेप्ट इंडिया। जी, लेकिन उस वक्त अगर आप सोनिया जी या उनके अगल बगल जो लोग थे उनके मामला देखें तो वो लोग बड़े फिक्रमंद थे मुसलमानों के बारे में, क्योंकि वो कमेटीज की रिपोर्ट्स आई हुई थी और उनको एहसास था कि मुसलमान बहुत बिछड़े हुए हैं। लेकिन बावजूद कोशिश के और अपनी चाहत के वो लोग उसके अंदर बहुत ही एग्रेसिव कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसका कि नाजायज फायदा अब मोदी जी दिखाते हैं कि कांग्रेस तो मुसलमान। बट आसिफ फारूकी साहब, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हाईलाइट करती है वो बीजेपी कंटिन्यूअसली तुष्टीकरण की राजनीति, the politics of appeasement which the Congress has been continuously displaying when not only election time but all times। तो उस चीज को हाईलाइट कर दिया कि मनमोहन सिंह जी को फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज टू मुस्लिम्स बोलने की जरूरत क्या पड़ा? यू आर टोल्ड माइनॉरिटीज दैट इज फाइन। ये जो तुष्टीकरण जो बार बार मोदी जी हर मंच पे बोल रहे हैं कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ तुष्टीकरण, डोंट यू थिंक दैट अगर नहीं बोलते तो उतना फर्क नहीं पड़ता था कि आज मोदी जी he couldn't pinpoint Manmohan Singh ji's speech and highlight to the whole nation that Congress is for appeasement, Congress is for तुष्टीकरण। अब तो आगे जाके वो ये भी बोल दे कि ओबीसी के रिजर्वेशन भी मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस ने दे दिया। हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, देखिए अभी जैसे अभी आपने कहा खुद ही कि ओबीसी से भी गुजरे हुए मुस्लिम कम्युनिटी है, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये कमीशन की रिपोर्ट्स है। तो मेरे ख्याल से ये जब रिपोर्ट्स सामने आती हैं तो एक नेचुरल तरीके से मुस्लिम समाज का नाम मुंह पे आता है कि भाई इनकी तरफ ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी मेजॉरिटी माइनॉरिटी है ये, तो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जी। तो और उनकी हालत दूरदशा इतनी ख़राब है। मनमोहन सिंह जी हो या कांग्रेस हो या कांग्रेस का कोई भी आदमी मुसलमान को इसलिए नहीं देखता कि उसको मुसलमान से कुछ करना है, वो ये देखता है कि हर इंसान इंडिया का जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, और अगर उसकी पोजीशन ख़राब है तो उसकी मदद करना चाहिए। लेकिन दूसरी पार्टियां और दूसरे लोग उसको हिंदू मुसलमान और अलग अलग समाज की नज़र से देखते हैं। और मेरे ख्याल से रियलिटी ये है कि जब कमीशंस की रिपोर्ट आती है और उसमें इसके बारे में ख़राब आई कि भाई इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, तो उसके बारे में वो अच्छा सोचते हैं, जिसका इल्ज़ाम अब मोदी जी उठा के लगा देते हैं। मोदी जी उस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं जो बोले कि फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज, द फर्स्ट राइट ऑफ कंट्रीज नेशंस रिसोर्सेज आर टू, तो वो उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया कि ये जरूरत क्या था, फर्स्ट राइट ऑफ। तो एनीवे ही इज अक्यूजिंग यू एंड द कांग्रेस ऑफ अपीसमेंट पॉलिटिक्स। नहीं, लेकिन सर ये जब अगर माइनॉरिटी के अंदर सबसे बड़े इनके ऊपर परेशानी है और ये बहुत बिछड़े हुए हैं, यहाँ तक कि दलितों से ज़्यादा, तो अगर वो नाम ले लेते हैं तो उसमें कोई ख़राब बात तो नहीं है। मुझको नहीं लगता है कि इसमें कोई अपीसमेंट की बात है जी। वो तो हिंदुस्तान को एक उस अपने बराबर की नज़र से देख रहे हैं कि किस कम्युनिटी को या कौन सा इंसान और कौन लोग परेशान हाल है, और उसकी वो मदद करना चाहते हैं। तो आसिफ फारूकी साहब, हर पिछले 2 चुनावों में देखा गया है, भले वो 2014 हो या 2019 हो, कोई ना कोई निकल ही आता है कांग्रेस में से जो मोदी जी को एक बहुत बड़ा हथियार दे देता है। जैसे आदरणीय सम्मानीय हमारे मनीशंकर अय्यर साहब, उन्होंने चाय वाला बुला दिया, फिर उसके बाद जाकर के पाकिस्तान के एक टेलीविजन इंटरव्यू में बोल दिया आप मदद कर दो मोदी जी को हटाने के लिए। और दिग्विजय सिंह साहब अलग, उनकी तो मतलब चाल ही अलग रहती है, ढाली अलग रहती है, बात ही अलग रहती है। अब सैम पिट्रोडा साहब, सर आप मेरी ये क्या है? अरे भाई इनहेरिटेंस टैक्स, सर इनहेरिटेंस टैक्स जो है हिंदुस्तान में एक जमाने में होता था, अब नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको हटाया गया। अरे आप वापस लाना चाहते हो क्या? कम्युनिस्ट बनाना चाहते हो देश को? सर बताएं आसिफ फारूकी साहब। नहीं सर, मैंने सैम पिट्रोडा साहब का वो पूरा स्टेटमेंट भी देखा है सर जी, और उसके अंदर उन्होंने कोई खिलाफ बात या कोई ऐसी अपीजमेंट या कोई इस किस्म की बात नहीं कही है, और ना कोई ऐसी बात कह दी है जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इनको मिल गया हो। लेकिन आज का जो दौर है वो एक अलग दौर है और सोशल मीडिया का दौर है,
सारे, जैसे आपने कहा लाउड स्पीकर आपके पास है, उसी की आवाज सुनी जाती है जी। और उसी से निकलती है। तो ये लोग कोई भी एक छोटा बड़ा मुद्दा ऐसा पकड़ लेते हैं जिसमें अगला पिछला नहीं है और उसको पकड़ के लाउड स्पीकर में लगा देते हैं और ऐसा लगता है अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, सैम पेट्रोडा साहब ने कुछ गलत बात कह दी और एक मुद्दा दे दिया और कुछ ऐसा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर उसको गौर से देखें तो वो हर वक्त कोई ना कोई एक बात बोलता जा Sir, रहा he है। was not saying, I agree with you. जी I know Sam Petroda. I think I was possibly one of the first people to interview him way back in, I think, 1988, Very good, 87, very good. 88, when I was the head of Jain Studios and editor of Surya. Now, he had just become in charge of the Rural Telecom Mission. I remember interviewing him at that time. सैम पेट्रोडा साहब ने ये कहा है कि भाई यूएस में इस किस्म का कानून है। अब सैम पेट्रोडा ने कहीं ये नहीं कहा कि इसको हिंदुस्तान में होना चाहिए, लेकिन उसको पकड़ के ये कहा जा रहा है कि सैम पेट्रोडा साहब और कांग्रेस चाहती है कि वो जो डेथ ड्यूटी होती थी पहले 60s और अर्ली 70s में वो वापस लाई जाए। कहने का मतलब ये हुआ, अरे यार, तो इसका मतलब फेलियर तो आपका है ना। दे दी जाएगी, आपकी वेल्थ उठा के इधर दे दी जाएगी। तो दीज आर ऑल पॉलिसी मैटर्स सर। इसको अब लेकिन इनके पास चूंकि वो लाउड स्पीकर, जैसे आपने पहले कहा ना, इनके पास बहुत ज्यादा है, इनकी आवाज ज्यादा निकलती है। सारे ही निके, सारे ही निके, आपके पास कहाँ है? हाँ। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो पब्लिक है सर। अब आपको इस बार मुझको यकीन है कि अगर पब्लिक बहुत ही अच्छे से वो वोटिंग करेगी जिस पैटर्न से, जो सोच रहा है आज, जो सोच बन गई है, तो मुझको लगता है कि रिजल्ट वाकई बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन यूपी के अंदर तो साहब आपके लिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लॉटरी लग गई है आपकी। तो उत्तर प्रदेश में ठाकुर राजपूत समाज ने छठी महापंचायत ली है रविवार को, संडे को, और ये कहा एक ही फूल कमल का फूल। 12 के 13% वोट है सर ठाकुर राजपूत समाज का उत्तर प्रदेश में, और गुजरात में भी और राजस्थान में भी। वो कहते हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम लोग। हमको तो आज एमपी के बारे में भी सुनने आया सर जी कि एमपी में भी बड़ी अच्छी पोजीशन हो रही है जी। तो मुझको लगता है कि ये जरूर कन्वर्ट होगी रियलिटी के अंदर और आगे के हालात बहुत अच्छे आएंगे सर। और गुज्जर समाज ने भी कुछ कहा है, ये भी सुना है, वो भी कहते हैं कि भाई हम कांग्रेस के पास जा रहे हैं वापस। ऐसा सुनने में आया, पर पता नहीं असलियत क्या है, मुझे मालूम नहीं है। बट यू नो आसिफ फारूकी साहब, आपको दिस इज जनरल इलेक्शंस, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्रवाद एक बहुत अहम मुद्दा है। आपके अलायंस पार्टनर जो लेफ्ट है केरल के, और उन्होंने कहा कि हम डी न्यूक्लियराइज करेंगे, हमें न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चाहिए, हम पूरे न्यूक्लियर जो सिस्टम है उसको हम टोटली अबॉलिश कर देंगे, विल बी ए नॉन न्यूक्लियर नॉन एटॉमिक पावर। तो दिस इज अफेक्टिंग द एंटायर कंसेप्ट जो मोदी जी एक बिल्डअप किया अपने आप को कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र सुरक्षा, घुस के मारना, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये एक पूरे एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि जब आपके अलायंस पार्टनर इस प्रकार से कहेंगे कि वी शुड डीन्यूक्लियराइज आवरसेल्फ, we should be not a nuclear power, when we come to power we will see that we'll disarmament होगा nuclear weapons का, तो is it not a bad thing for you? Don't you think the electoral things कि राष्ट्र, क्या देश सुरक्षित है इनके हाथ में? Because एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। तो जब मोदी साहब बोल रहे हैं वेपनाइज, मेक अ स्ट्रॉन्ग आर्म, हम मिलिटरली बहुत सुपर पावर है, मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिलीपींस में ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो हम डीन्यूक्लियराइज करेंगे। Don't you think it's going to be affect your chances? नहीं, लेकिन सर देखिए, ये सोचने में किसी का भी कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ये इस तरीके की चीज़ उस वक्त मुमकिन है नहीं मुमकिन है, वो तो हालात के तहत डिसीजन लिए जाएंगे। किसी एक पार्टी या किसी एक इंसान के बोलने और सोचने से तो उसका इफेक्ट नहीं होने वाला है सर। और मुझको नहीं लगता है कि इस बात को इतने हाईलाइट करने की ज़रूरत है या ये कोई परेशानी की बात है। ये किसी की एक अपना विचार है और अपना सोच रहा है, लेकिन जब ये आगे हालात जिस तरीके से आएंगे उसकी पॉलिसी मैटर है, और उस पॉलिसी के ऊपर सबका मिल के काम होगा, किसी एक पार्टी या एक के बोलने से नहीं होने वाला है सर जी। आगे जाके जिस प्रकार से मोदी साहब अभी हाईलाइट कर रहे हैं कि क्लियर कट एक डिवाइड उन्होंने बना दिया। एक तरफ उन्होंने अपने गिना दिया कि हमने देश के लिए क्या किया, गरीब कल्याण स्कीम्स जो उन्होंने कहा, किसान सम्मान से लेके 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन से लेके उज्ज्वला, आयुष्मान, हर घर नल से जल, हर घर में शौचालय, तो ये एक उनका स्कीम है जो गरीब कल्याण का स्कीम। और नेशनल इंटरेस्ट में जो बोला बिगेस्ट इकोनॉमी, द बिगेस्ट डिजिटल रेवोल्यूशन इन द होल वर्ल्ड, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, तो ये रिपोर्ट कार्ड बहुत इंप्रेसिव है। हाउ आर यू गोइंग टू बीट इट आसिफ फारूकी साहब?
हाँ सर, मैं आपने बहुत अच्छे नाम लिए, मैं तो उतने नाम याद भी नहीं कर नहीं नहीं, पाऊंगा। ये तो उनका रिपोर्ट कार्ड है। नहीं, वो उन्होंने जितनी भेजा वो रिपोर्ट हेडलाइंस है कार्ड। उनकी। लेकिन मैं खाली 2 मिनट, इतने 1 सेकंड के लिए आपको एक सवाल बता आपसे करना चाहता हूँ। ये सारा जो मामला है, ये देश के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, डेवलपमेंट की बात के लिए जो भी उन्होंने स्कीमें की हैं कि भाई देश में डेवलपमेंट, आप सिर्फ मनमोहन सिंह जी की डेवलपमेंट प्लान देख लीजिए और ये देख लीजिए, उनके पास मेरे ख्याल से इतनी हेडलाइंस नहीं थी, लेकिन देश को जो उनके ज़माने में तरक्की हुई, जिस तरीके से उन्होंने उसको देश को संभाल के रखा फाइनेंशियली और इकोनॉमिक कंडीशंस को, क्या ये गवर्नमेंट उस किस्म के उसके करीब भी है? क्या नहीं है। आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लीजिए, दूसरे जो घर के सामान है उनकी चीज़ें देख लीजिए, उनकी प्राइसेस देख लीजिए, ट्रैवलिंग की देख लीजिए, तो सारा आपको मालूम पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। इन्होंने गैस की प्राइस के लिए जब 400 हमारी कांग्रेस के ज़माने में भी, तो उसके लिए इतना ढिंडोरा पीछा, आज 1200 रुपये 1100 रुपये एक सिलेंडर की कीमत है सर, और खामोश है। ओनली बिकॉज कि हमारे पास वो लाउड स्पीकर नहीं है, हम बोल नहीं पाते हैं और हम समझा नहीं पाते हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक को खुद उसका पिंच है, उसकी परेशानी है सर। तो मुझको लगता है कि हेडलाइंस देके कि हमारी ये स्कीम, हमारी ये स्कीम गरीबों के लिए, ये स्कीम SC ST के लिए, ये स्कीम, लेकिन वो हेडलाइन देके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर फारूकी साहब, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो हैं वो मैक्सिमम पहुंची थी 68 69, एक बार 70 क्रॉस कर गई थी, बस दैट्स इट। अदरवाइज इट वाज बिटवीन 65 एंड 70। और सर पर बैरल उनका $120 तक था। नो सर, यू आर रॉन्ग। इट वाज $152 एट इट्स हाईएस्ट एंड इट वाज $142 ऑन एन एवरेज। $142 पर बैरल। आज क्या है सर? आज it is, I think, as of today, I think it is about $112 because it's at its highest. मैक्सिमम सर 80 एवरेज है इनका, 80 सर 80 एवरेज नहीं है, 80 से भी कम है, because as soon as नरेंद्र मोदी साहब became prime minister, petrol prices had fallen all over the world. It had come down to $30 a barrel. $30 a barrel आ गया था सर। करेक्ट। लेकिन यहाँ पर जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, मैं मानता हूँ सारा मीडिया तकरीबन आपके खिलाफ है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी जिस किस्म की नॉइज, जिस किस्म का जो एक जुनून होता है, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, सड़क के ऊपर आकर के मतलब जलसा करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, जैसे बीजेपी करती थी, हमने तो देखा ना सर। मतलब वही पले बड़े हम लोग तो मदन लाल खुराना जी हो गए, आपके साहिब सिंह वर्मा जी हो गए, यहाँ तक कि सुषमा स्वराज जी हो गई, और उसके बाद अभी आप देख लीजिए स्मृति ईरानी जी भी हो गई। आजकल वो वैसे बात नहीं करती हैं, तो वो कहाँ है सर? वो कांग्रेस की वो स्पिरिट कहाँ है? लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे वो क्या नाम है उसका प्रदीप जी, पुरुषोत्तम रूपाला, क्या नाम? पुरुषोत्तम रूपाला। अब वो पुरुषोत्तम रूपाला साहब मंत्री हैं मोदी जी की सरकार में, अभी राजकोट से वो कैंडिडेट हैं गुजरात में। उन्होंने ठाकुर और राजपूत समाज पर ऐसे अपशब्द बोले हैं, कहने की हद नहीं, कि पूरा ठाकुर राजपूत समाज बोल रहा है कि अगर इसकी टिकट आप नहीं काटेंगे तो कोई ठाकुर राजपूत आपको वोट नहीं देगा। अब इसके ऊपर आपकी कैंपेन कहां है, ये बताइए ना सर। नहीं, मेरे ख्याल से जिस तरीके से एग्रेसिव नेचर राहुल जी ने लिया है और चीज़ों को वो समझने लगे हैं आफ्टर यात्रा जी, तो मुझको लगता है कि बहुत ही अच्छा खुशाइंद आने वाला वक्त है, और राहुल जी उसको बहुत अच्छे से ले रहे हैं सर। और उस चीज़ को पब्लिक ने भी पसंद किया है कि राहुल ही एक ऐसा आदमी है जो हर चीज़ों को। आई होप सो सर, आई रियली होप सो, बिकॉज इफ यू रिमेंबर वी वर होपिंग फॉर द सेम इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन, जहीं पर आपकी और हमारी बात हो रही थी। हाँ सर, बिल्कुल सही। और हमें बिल्कुल लग रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो आप जीत रहे हैं, या हो सकता है मध्य प्रदेश में ऊपर नीचे हो जाए, राजस्थान आप पक्का जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ पक्का जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा सर जनरल इलेक्शन में भी? ये इसका स्पैन जरा बड़ा होता है, तो सर मुझको लगता है कि इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो उस वक्त हो गई, बीजेपी जो करने में कामयाब हो गई और उसकी वजह से रिजल्ट हमारे खिलाफ गया, इस बार वो पॉसिबल नहीं है। बट आसिफ फारूकी साहब, बीजेपी का टैगलाइन वेरी क्लियर है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।
कांग्रेस हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट सनातन धर्म, और बीजेपी का टैगलाइन ये भी है कि गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, बट दैट इज बीजेपी स्टाइल। प्रियंका गांधी टॉक राइटली, शी सेड आप सनातन धर्म के बारे में पूछिए, आप ये भी पूछिए कि इंदिरा गांधी वेदर शी वाज वेयरिंग रुद्राक्ष का माला पहन रही कि नहीं पहन रही, महात्मा गांधी राम राज्य के बारे में, बट यू आस्क मी अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, यू आस्क अबाउट प्लान अबाउट एम्प्लॉयमेंट, आप महिला सशक्तिकरण के लिए कांग्रेस का प्लान है ये पूछिए, आप ये पूछिए कि हम कैसे डबल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वर्कर्स को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, उसके बारे में हमारे प्लान का चर्चा कीजिए। नाउ डू यू थिंक जो प्रियंका गांधी बोल, द होल पीपल हु वॉच्ड इट बिलीव व्हाट शी इज सेइंग इज द राइट थिंग, दिस इज द राइट डायरेक्शन, आम गरीब को क्या मिल रहा है? डू यू थिंक द कंट्री इज गोइंग टू वर्क ऑन दोस डायरेक्शंस? फारूकी साहब देखिए सर, हम लोग हमेशा से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और पूरे देश के बारे में यही सोचते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली ये लोग राम मंदिर और मस्जिद, बाबरी मस्जिद, इन सब चक्करों में बीजेपी लेके जाना चाहती है और उसी से वो इलेक्शन के अंदर पोलराइजेशन कराना चाहते हैं, जिसको हम लोग बार बार, अगर आप प्रियंका जी की बात सुने या राहुल जी की बात सुने या हमारे इंडिया ब्लॉक के और दूसरे बड़े लीडरों की बातें सुने, स्पीचेस सुने, तो आपको हमेशा इसमें ये नज़र आएगा कि वो देश के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि उन्होंने मंगलसूत्र और उसकी बात की, जी, स्त्री धन की बात करी, मंगलसूत्र की, कि कांग्रेस उसको लूट लेगी, और इशारा तो यही था उन्होंने, जबकि जबान से पूरा नहीं बोला, इशारा तो यही था कि वो मुसलमानों में बांट देंगी। हाँ, करेक्ट। कहने का मतलब यही लेकिन प्रियंका जी ने जिस तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, मेरे ख्याल से सर आपको वो पसंद आया होगा, और वो पब्लिक को दिल छूने वाला और सच्चा वाकया है। जबकि इस किस्म की पॉलिटिक्स कांग्रेस लीडर्स नहीं करते हैं, वो डेवलपमेंट की करते हैं। लेकिन उनका कि मेरी माँ से ज्यादा किसने मंगलसूत्र अपना खोया होगा? राजीव गांधी की हत्या उसके अंदर हुई, इंदिरा जी की जान उसके अंदर गई है, और मंगलसूत्र की आप बात करते हैं, आपने कौन सी मंगलसूत्र किसी का बचा लिया? एक अपना मंगलसूत्र भी नहीं वो बचा सके। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, सोनिया जी को जर्सी गाय बुलाया गया जी, सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा बुलाया गया, सोनिया जी को ना जाने और क्या क्या बुलाया गया जो यहाँ पे रिपीट करने लायक ही नहीं है, लेकिन पब्लिक में बुलाया गया, पब्लिक उसकी स्पीचेस हैं। मेरा ये कहना है कि आज तक आपने नज़रों की शर्म रखी है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। जो पहले आप जो बोलते थे क्या खून की खेती और क्या है वो मौत का सौदागर वगैरह जो बोलते थे, आजकल आपने वो बोलना बंद कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार जो व्यक्तिगत कटाक्ष हुए हैं सोनिया जी के ऊपर, मुझे लगता है उसका जवाब तो आना चाहिए ना। नहीं, लेकिन सर हमारे बड़े लीडरान का ये कहना है कि एक कोई मर्यादा होती है, कोई लेवल होता है, हम उससे ना गिरे, क्योंकि जनरल पब्लिक को भी ये सब चीज़ें पता है कि इस गंदगी के अंदर गिरने से अच्छा है कि हम लोग इस मामले को एक अपने लेवल पे सही तरीके से लेके जाएं। हिंदुस्तान की इमेज बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसको हम लोग एक सेकंड में, कुर्बानी तो कोई मानता ही नहीं है। आज की तारीख में तो ये कहा जाता है कि 26 मई 2014 को भारत आज़ाद हुआ था सर। करेक्ट। तो अब आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतने इंसान, हमारे देशवासियों की कुर्बानियाँ, इतने जो खून बहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। यही सबसे बड़ी गाली है सर। आज की तारीख में बच्चों से पूछ लो जो अभी 90s या 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, हर एक को ये कहता सरदार पटेल तो बीच भारतीय जनता पार्टी के थे। अभी बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा कि गांधी जी भी भारतीय जनता पार्टी के थे। मैं बीच में किसी ने मुझसे कहा कि भाई वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कोई और को बोला जा रहा है, वो सुभाष चंद्र बोस जी को बोला जा रहा है। Sir, that is a misreading of history. Let's be very clear. He established the first overseas government in Singapore, and certainly he was made prime minister, and he was prime minister of United India. That includes everything, including Burma, by the way. जी. And that was the first overseas government of India. And there was another. What Kangana Ranaut ji is forgetting was that there was another overseas government of India which was established in Kabul. अपने मौलवी बरकतुल्ला, उन्होंने भी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया ऑफ द ओवरसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
तो मतलब ये कोई कहने का मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है। वेरी but Asif Faruqi साहब, the Congress, they accuse Prime Minister Modi, Jaishankar, everybody हर प्लेटफॉर्म पे accuse करते हैं आपको कि कांग्रेस is soft on terror. Not only Prime Minister Modi, आगे not only terror, he says you have been supporting red terror. You have been very soft on red terror also. 26/11 के बार लोग एग्जाम्पल देते हैं कि you believe that the cost of attacking Pakistan or retaliation to terror attack was more, so you refrain from attacking Pakistan. मोदी जी आने के बाद, जयशंकर जी का कहना है कि मोदी जी आने के बाद the response to terror has been different. The approach to dealing with terror has been different. अब मोदी जी बोल रहे हैं कि हम टेररिस्ट को चेस करेंगे अक्रॉस द बॉर्डर और वहां पर जाके उनको खत्म करेंगे, और बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे देश और पूरी दुनिया को उन्होंने सिद्ध किया। तो आर यू, this is one point where you have to score, Asif Faruqi साहब, are you soft on terror? नहीं सर, देखिए हमारी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी या इंडिया ब्लॉक को ले लीजिए, इनका मानना है कि देश या कोई भी संस्था हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक कानून के तहत चलेगी, न कि किसी एक की मर्जी के तहत चलेगी। कोई टेररिस्ट हो, किसी ने भी गलत किया, कानून है, हम कानून के हवाले करेंगे, वो कानून उसका जो भी उसका आउटकम होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन बीजेपी या इस जैसे लोगों का मैंने देखा है कि भाई ये इसको आप ही ने मुजरिम समझा, इसको टेररिस्ट बनाया, गोली से मारा, खत्म कर दिया और वो एंड हो गया। ये चीज जो है हमारी पार्टी न कल थी, न आज है और न कल कोई एक्सपेक्ट करे सर। अगर वो टेररिस्ट है उसके लिए कानून है, कानून उसके पूरी कार्रवाई करेगा और जो आउटकम होगा उसके बीच में कोई भी बोलने वाला नहीं है सर। और आप पास्ट में देख लीजिए कि बगैर ये कसाब को फांसी की सजा हुई वो, और कितने साल के लगे। हम भी एजिटेटेड थे, हमारे जैसे लोग भी परेशान थे, यार इसको खत्म करो, लेकिन पूरा उसके ऊपर कार्रवाई भी कानूनी, उसके ऊपर अदालत बैठी और उसके सुनवाई और छोड़िए, उसको पूरी जो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी प्रोवाइड की गई एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स। जी हुआ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ करेक्ट। No, but so is the case with Afzal Guru, so is the case with everybody. But Jaishankar is saying that terrorists don't have rules. They don't have rules. So answer to terror cannot have rules. आप terrorism के answer rules और कानून के हिसाब से नहीं दे सकते, बिल्कुल इनके पास कोई, they don't follow any rules. तो this is the new India that Modi has created. आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न निकाला, क्वेश्चन किया और ये बहुत ही छूता हुआ है। अब आप बता दीजिए कि क्या फर्क है एक टेररिस्ट में और जयशंकर में। अगर आप भी उसी तरीके से बिहेव करने लगे तो क्या फर्क है, क्या पावर है। मैं तो यही समझता हूँ कि आगे आने वाली नस्लों को आप क्या बताना चाहते हैं कि आप भी टेररिस्ट की तरह बिहेव करेंगे, क्यों कायदा कानून नहीं मानेंगे, बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए तो आपकी एक इमेज आज तक जो 70 साल में हमने एक इंडिया की इमेज बनाई, क्या फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया में, आप बताइए ना मुझको। यही फ़र्क है सर। हम तो पनाह मांगते हैं पाकिस्तान से आज कि भाई वो उनका देश, उनको हम मुसलमान होते हुए भी हम बोलते हैं भाई हमको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर बेशतर हमने देखा है कि उनके वहाँ लॉलेसनेस हो जाती है, किसी भी किस्म से वो लोग अपने कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, जो कि इंडिया ने 70 साल में कभी भी नहीं किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक थी। लेकिन ये गवर्नमेंट न सिर्फ उसके ऊपर बोलती है बल्कि एक्ट करती है, और ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इसको कंडेम करना चाहिए हम लोगों को कि आप बिहेव नहीं कर सकते किसी को। मैं कल से किसी को पकड़ लूँ कि ये टेररिस्ट है, मैं कैसे उसको बोल सकता हूँ? हाँ, मुझको लगता है उसको मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँ और उसके ऊपर जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होगी, और वो अगर टेररिस्ट है, चोर है, चकार है, जो भी निकलेगा उसके ऊपर कानून उसकी कार्रवाई करेगा उसके मुताबिक। सर यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं अपने दर्शकों के सामने बताना चाहता हूँ। जो भी आसिफ फारूकी साहब कह रहे हैं वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पुरानी सरकारों ने, इंदिरा जी की सरकार हो, राजीव गांधी जी की सरकार हो, या इनफैक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि विदेशों में जाकर के भारत की एजेंसियों ने कोई ऑपरेशन नहीं किए, बहुत किए हैं, लेकिन उनका इस तरीके से चर्चा नहीं होता, इस तरीके से उनके लिए कोई क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी इट मे बैकफायर ऑन यू। दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग। आज की तारीख में ये हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा एक चलन चल गया है
फारूकी साहब मैं चाहूँगा आप इस पर कमेंट करें। जब कनाडा कहता है कि आपने हमारे देश में किसी को मारने की कोशिश की, आई एग्री, वी कैन ऑलवेज से वी डिनाई इट, बट इन प्राइवेट a lot of people claim that, you know, we are very proud of our government that they did it. That is number one. और जयशंकर जी जब ये बोलते हैं कि terrorists have no rules and therefore we can do whatever we want, एक तरीके से वो कंफर्म कर रहे हैं ना कि हम ही जाकर के बाहर करवा रहे हैं सब कुछ। फारूकी साहब, तो इससे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जब ये इल्जाम लगाया था तो हमको तो बड़ा गुस्सा आया था, इंडिया ने तो उसको बड़ा ऑब्जेक्शन लिया था। जी लिया था। लेकिन आपके इस स्टेटमेंट के बाद तो मुझको तो लगता है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं हर चीज को। आप तो ओपन एविडेंस दे रहे हैं कि आप न सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं बल्कि आप ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं। तो मुझको लगता है कि ये हमारे आगे इमेज के लिए, हमारी सोच के लिए बहुत खराब चीज है और इस किस्म की चीज, लॉलेसनेस नहीं आना चाहिए चाहे कितना भी हो जाए। और हम लोग सर ये चीज बताएं इससे, लेकिन इस चीज से, लेकिन एक चीज है, समर्थन बहुत लोगों का है इस चीज को लेकर के, क्योंकि हर एक के दिमाग में एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेस आती है, एक हेल्पलेस रेज आता है। जब कोई आतंकवादी कार्रवाई कहीं पर भी होती है तो अंदर एक बहुत गुस्सा आता है कि यार ये क्या है, मतलब जहां इनको देखो इनको काट दीजिए, ये आता है। तो बहुत लोग इस चीज का समर्थन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आप बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक सिविलाइज तरीका है जिससे आज तक भारत चला है। आप अपनी बात बड़ी स्ट्रांगली, बहुत ताकत से, बहुत अच्छे तरीके से क्यों नहीं रख पा रहे कि लोगों पर इसका ठीक प्रभाव पड़े? फारूकी साहब, मुझको लगता है सर कि हम लोगों को इलीगल तरीके अख्तियार करने से अच्छा है कि अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अगर हमारे बॉर्डर पे कोई परेशानी है तो वहाँ हमारी फ़ौजों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए और हमारे दूसरी चीज़ों को मजबूत करना चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग कंट्रोल कर सकें, ना कि इस किस्म के स्टेटमेंट्स दें कि अगर कोई टेररिस्ट है तो उनको टेररिस्ट के हालत में हमको डील करना चाहिए, क्योंकि इफ़ दे आर टेररिस्ट वी कैन नॉट बी टेररिस्ट। और हम अपने आप को मजबूत करेंगे, वो सिस्टम हम फॉलो करेंगे एंड लॉ ऑर्डर की सिचुएशन को। सर यहाँ पर एक एग्जांपल दी जाती है कि अगर अमेरिका, इफ दे कैन गो इनटू पाकिस्तान एंड किल ओसामा बिन लादेन, व्हाई कांट वी डू इट? सर जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है और अमेरिका का ताल्लुक है, वो दो बहुत ही डिफरेंस है वो दोनों की सोच विचार में और पावर्स में। और पाकिस्तान के हालात पिछले दिनों इतने ख़राब रहे हैं कि मुझको लगता है कि उसके सॉइल के ऊपर अगर अमेरिका जैसा कोई ऑपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर ज़रूर कोई मतलब होगा। लेकिन आप वो देखिए कि अमेरिका ने इंटरनेशनल बॉडी को हमेशा कॉन्फिडेंस पे लिया है और फिर कोई भी, भले सेक्रेटरी लिया हो, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस में ले कि कोई भी ऑपरेशन किया है जो कि पूरे। इसके बाद एक सवाल उठता है कि दाऊद इब्राहिम जो तथाकथित तौर पर कराची के क्लिफ्टन एरिया में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है, मुझे मालूम नहीं रहते कि नहीं रहते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, छोटा शकील के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, टाइगर मेमन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये भी कहा जाता है। ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, मेरी तो अपेक्षा थी कि अब मोदी जी आ गए हैं, अब मोदी जी की सरकार कोई ना कोई एक्शन लेगी, इसराइल की तरह वहां जाके या तो दाऊद को किडनैप करके यहाँ पे ले आएगी मुंबई में और यहाँ पे उनके खिलाफ ट्रायल होगा। मुझको तो लगता है सर वो बॉन्ड जो आया है उस बॉन्ड में हम लोग को चेक करना चाहिए कि कहीं इस किस्म के लोगों का कहीं कनेक्शन से बॉन्ड से के जरिए कोई सेटलमेंट तो नहीं होगा। प्रदीप जी, तो मोदी जी का क्लियर कट है, वोट फॉर बीजेपी 24/7 फॉर 2047। बोले हमें चुनाव के बाद 100 दिन का प्लान है और 25 साल का रोड मैप हमने, मोदी साहब ने देश को दिखाया है 2047 तक, जिसमें ओलंपिक्स भी आ गए, स्पेस स्टेशन भी आ गए। तो बीजेपी, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर गोट, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये बच्चों में एक क्रेज हो गया, वोट फॉर गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने आप को इस देश के इतिहास में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल भी दे दिया है। फारूकी साहब, सर हमारे
स्पोर्ट्स बच्चों के साथ बीच में क्या जातियां हुई, उन लड़कियों के साथ जिस तरीके के मामलात हुए, अगर ये बड़ा शर्मनाक मामला रहा है, ऑल दो हम भी नहीं चाहते कि उसको सरफेस पे फिर से लेके आए, लेकिन जो जाती हुई है उसका कहीं ना कहीं उसका खमियाजा जो है इस गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑनेस्ट नहीं है, मोदी गवर्नमेंट, कि स्पोर्ट्स और इस किस्म के बच्चों को वो इनकरेज करे, वरना किस गुंडागर्दी और दादागिरी के साथ में ये मामले को दबाया गया। आपने खुद देखा है कि क्या जाती हुई है और वो उनके साथ शोषण हुआ। एक चीज़ अच्छी लगी उनको टिकट नहीं मिला, अभी भी वो चिल्ला रहे हैं। तो लेकिन वहाँ की टिकट अनाउंस हो गई क्या? उनके इलाके की टिकट अनाउंस हो गई क्या? अभी नहीं हुई है, लेकिन वो बहुत नाराज है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो ब्रिजभूषण शरण जहाँ से वो कैंडिडेट हैं वहाँ की अभी अनाउंसमेंट आई नहीं है। हाँ, लेकिन तो हो भी सकता है कि मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हो सकता है दे रहे सर। हाँ, कुछ कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अच्छा, चलते चलते फारूकी साहब, ये आपसे व्यक्तिगत सवाल है, पर्सनल सवाल है, इस बार जरा मामला ठंडा नहीं लग रहा? बड़ा बहुत ठंडा लग रहा है मुझको तो। वो लोकसभा चुनाव है ही नहीं, मतलब लग ही नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव का जो फैन फेयर होता था, जो जबरदस्त ढोल ताशे पता नहीं क्या कुछ, वो नहीं, वो सर क्या हो गया है कि इन रियलिटी जो लाउड स्पीकर है सर, उसमें बहुत आवाज तो आ रही है, एक ही उसकी आ रही है, पब्लिक बोर हो चुकी है, तो पब्लिक खामोश हो गई है। मुझे लग रहा है फटीक हो गया है, इलेक्शन फटीक हो गया है सर सबको। तो वो डब्बे के अंदर जो है, मतलब कितने चुनाव कराओगे यार, छोड़ो ना। डब्बे के अंदर मेरे ख्याल से आवाज आएगी आपको 3 जून को जी, और वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा इस देश के लिए, जनता के लिए और आगे आने वाली नस्लों के लिए। सर अपने यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? एक सेकंड फारूकी साहब, अपने यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है? हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन खड़ा हो रहा है सर? बांद्रा से। हाँ, और कहाँ से सर? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सर अभी तो बड़े नाम है कि वो भाई जगताप हैं, वो वर्षा गायकवाड़ का भी नाम चल रहा है। वर्षा गायकवाड़ का तो इस तरफ चल रहा है ना, वो तो बोल रहे हैं कि वो नसीम खान का भी चल रहा है, और बीच में तो और राज बब्बर और कई लोग नाम चल रहे थे। अब आप मुझको बताइए कि आपके लाउड स्पीकर में किसका नाम आ रहा है सर? फिलहाल तो ये बात चल रही है कि शायद बीजेपी से शायद आशीष शेलार साहब आएंगे। नहीं सर, वो तो बात खत्म हो गई थी ना। नहीं, बोल रहे हैं। अच्छा। वो तो सर, वो तो बात मैं इसलिए सोच रहा हूँ कंफर्म्ड है क्योंकि आशीष शेलार साहब खुद बोल रहे हैं कि पूनम महाजन को दे दिया जाए। तो जब ऐसी बात होती है तो इसका मतलब कंफर्म्ड है कि आशीष शेलार को मिल रही है। ज्यादातर यही होता है पॉलिटिक्स में। अच्छा। हाँ, और अपने यहाँ से तो मैंने ये सुना एडवोकेट वो उनका भी उज्जवल निकम का नाम चल रहा था। उज्जवल निकम साहब का भी नाम चल रहा था, करेक्ट। चला था, लेकिन फिर ये हो गया कि नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, कुछ ऐसा था जी। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, किसी को मालूम नहीं अभी क्या हो रहा है कि वो लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर एक्सचेंज कर रहे हैं। जो नाम आ रहे हैं उनमें से कौन आपको क्या? सर अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ से कोई शिवसेना का कैंडिडेट आ जाएगा और मुंबई सेंट्रल से जो वो है अपनी वर्षा गायकवाड़ वाली जो सीट है, पुरानी एकनाथ गायकवाड़ वाली जो सीट है, वो कांग्रेस को मिल जाएगी। ये कहा था। अब सर ये सब मेरे ख्याल से पब्लिक न्यूज है, कोई इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिसिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी कोई नहीं। तो शरद पवार साहब कह रहे हैं कि 2024 के बाद अगर मोदी साहब जीत रहे हैं, दैट विल बी एंड ऑफ डेमोक्रेसी। व्लादिमीर पुतिन जिस प्रकार से रशिया में है, वैसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी यहां पर बनेंगे, दैट्स द एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन लोकतंत्र। फारूकी साहब, हैट्स ऑफ टू शरद पवार सर, इतने सब के बाद भी वो बेचारे डटे रहे और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बुढ़ापे में भी वो शख्स जो है अपनी सीट से हिला नहीं और उसने साथ दिया इस डेमोक्रेसी के अंदर सच्ची बात को। और उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके सगे भतीजे को लेके चले गए। तो मुझको लगता है कि इनका जो अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है ऑल ओवर लाइफ, हम लोग को इनकी बात को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए और उसको बचाने के लिए हम लोग से जो भी जतन हो करना चाहिए सर। राइट, थैंक यू सो मच सर, फारूकी साहब। और आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, सबको करनी भी चाहिए। जिस प्रकार आप बिल्कुल कांग्रेस में डटे रहे हैं, आप कभी टस से मस नहीं हुए, इधर से उधर नहीं गए, कोई टेम्पटेशन सर हम लोग की क्या वो है पोजीशन, रह गया सवाल कि जिस तरीके से हम लोगों की परवरिश हुई है और जो हम लोग देश के लिए हमने बुजुर्गों की कहानियां पढ़ी हैं और देखा है, जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ, खासतौर से दिलीप साहब को जिस तरीके से हमने देखा है बहुत करीब से,
और उनसे जो कहानियां सुनी, तो मुझको लगता है कि हम लोग को डगमगाने की जरूरत नहीं है। हालात कितने भी खराब हो जाए, आगे वो अंधेरे के बाद उजाला ही आता है, तो सुबह होगी सर। हम माशाल्लाह लोग को माशाल्लाह, घबराने क्या की बात। जरूरत नहीं। और बड़े भाई साहब जो जौनपुर में है, जाएंगे आप? नहीं सर, वो पार्टी के ऊपर तो देखिए, इंसान तो वो अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पार्टी चूंकि हमारी अलग अलग है, हमारे सोच विचार अलग है, तो इसलिए मुझको नहीं लगता है कि हमारा जाना वहाँ और मुनासिब। दर्शकों को बता दें, जिन दिलीप साहब का जिक्र कर रहे थे आसिफ फारूकी साहब, वो दिलीप कुमार साहब हैं। दिलीप कुमार, द ग्रेटेस्ट एक्टर दैट हैज एवर लिव्ड। तो मेरा 1984 से उनसे बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, जी। और हर इलेक्शंस में मैं उनके साथ रहा। बल्कि 1997, 98 में 83 जगह हम लोग गए थे हिंदुस्तान के, 83 शहरों के अंदर अलग अलग हमने मीटिंग ली थी। जी हाँ। हमको एक फिक्स विंग प्लेन और हेलीकॉप्टर कांग्रेस की तरफ से मिला था, जो मैं मैनेज कर रहा था दिलीप साहब के लिए। और मैं दिलीप साहब के बारे में बता दूं कि दिलीप साहब जो हैं 1997 में भी मेरठ में, 77 में मेरठ में, इसके बावजूद कि एक लहर थी इंदिरा जी के खिलाफ, शाहनवाज के लिए, अपने शाहनवाज खान आईएनए के, उनके लिए कैंपेन करने मेरठ में भी आए थे। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग मिस्टर तो दिलीप उन कुमार। जैसे शख्स का मेरा पर साया रहा है सर, और मैं उनको क्या बात है साहब। के लिए बहुत ही खुशकिस्मती मानता हूँ। और मेरे उस्ताद के बुजुर्ग की तरह उन्होंने मुझको पाला, 84 से लेके अब आखिरी दिन तक मैं उनके साथ रहा। तो मुझको लगता है कि ऐसे में हम लोग का इंशाल्लाह पैर नहीं डगमगाएगा। हाँ, ये थोड़ी मायूसी थोड़ी होने लगती है, लेकिन फिर हिम्मत आ जाती है सर। क्या बात है सर। हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। Well, the fact is, as far as Mr. Dilip Kumar is concerned, he was always with the Congress, remained with the Congress right till the day he died. आज तक For a कभी short वो, time, I think he did go when Atalji told him to talk to Nawaz Sharif. Yeah, that he did. That is a separate issue. बिल्कुल But सर। Always। he never campaigned for the BJP. बिल्कुल सर। Yeah. अटल जी ने बोला नवाज शरीफ से बात करो, उन्होंने बात करी, और न जाने और क्या क्या और अलग से चीज़ें हुई वहाँ पे. Let's not go into all that. But at the moment with us, finally, we have Mr. Ketan Naik, the man